दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में मंत्री पद के लिए आवेदन चल रहे थे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और शहर के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग थे जो इस मंत्री पद को हासिल करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए आवेदन भी दे रखे थे। और भला नगर का ऐसा कौन सा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो राजदरबार में मंत्री पद हासिल ना करना चाहे। इसलिए नगर के जो गिने चुने लोग थे, जिन्हें लोग जानते थे, वे लोग इस पद को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। वह अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। और उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था सूरज। सूरज मन का एकदम साफ व्यक्ति था। वह हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता था और जरूरतमंदों की सेवा करता था। ऐसा करने की प्रेरणा उसे उसके माता पिता से मिली थी। इसलिए नगर के सभी लोग उसे जानते थे, उसकी इज्जत करते थे, उसका मान सम्मान करते थे। इसलिए पूरे नगर में उसका बहुत रुतबा भी था। वह एक भला इंसान था और एक भले इंसान होने के साथ साथ उसके अंदर कई ऐसे गुण थे जिस कारण जब वह बोलता तो लोग उसे सुनते ही रह जाते। उसके भाषण में वो शक्ति होती थी, वो आकर्षण होता था जिससे हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता था। उसकी आवाज लोगों को प्रभावित कर देती थी, जिस कारण कोई भी उसका भाषण सुने बिना वहां से जा नहीं पाता था। यह कला उसके भीतर बचपन से ही थी, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद सूरज ने इस कला में निपुणता हासिल कर ली थी और वह अपनी इस कला को और भी ज्यादा निखार रहा था। पर ऐसा नहीं था कि केवल मंत्री पद के लिए सूरज ही प्रबल दावेदार था, बल्कि जितने लोगों ने भी मंत्री पद के लिए आवेदन दिया था वे सभी गुणवान थे। सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसा खास था जिससे वह मंत्री पद के लिए चुने जा सकते थे। सूरज के प्रतिद्वंदी सूरज से कम नहीं थे और वह अपना भरपूर प्रयास भी कर रहे थे ताकि मंत्री पद के लिए उन्हें ही चुना जाए। सूरज के प्रतिद्वंदियों में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वे लोग सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन सूरज के पास जो बोलने की क्षमता थी वह दूसरों से अधिक ज्यादा थी और अधिक प्रभावित थी। वह जब भी बोलने लगता तो लोग उसकी आवाज से आकर्षित हो जाते, उसकी वाणी से प्रभावित हो जाते और मंत्री पद के लिए यही गुण सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और यही गुण सूरज को मंत्री पद भी दिलवा सकता था। अगर आप अपनी आवाज से, अपनी बातों से लोगों का मन मोह सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों के अंदर प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप मंत्री पद के लिए अच्छे दावेदार हो सकते हैं। इसी कारण सूरज का रुतबा पूरे नगर में फैला हुआ था और उसकी प्रतिष्ठा को पूरे नगर में फैलाने के लिए उसका एक मित्र जो उसके साथ था, और वह भी यह चाहता था कि उसका मित्र राज्य के मंत्री पद के लिए चुना जाए। सूरज का बचपन का मित्र अजय, दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी और अजय हर मुमकिन कोशिश कर रहा था जिससे कि उसका मित्र सूरज मंत्री पद के लिए चुना जाए। लेकिन अजय को उस नगर में कोई नहीं जानता था। किसी को यह तक नहीं पता था कि वह सूरज का घनिष्ठ मित्र है। वह एक छोटे से और बहुत ही साधारण से परिवार से था। ना ही उसमें भाषण देने की वो क्षमता थी और ना ही वक्तव्य पेश करने का कोई कौशल। वह तो बस यह चाहता था कि उसका मित्र सूरज मंत्री पद के लिए चुना जाए, जिसके लिए वह हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। हर गली, हर कूचे तक वह उसकी आवाज फैला रहा था। सूरज भी
अपने मित्र की इस बात से भलीभांति परिचित था। वह यह जानता था कि मेरा मित्र अजय मुझे जिताने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। वह मुझे जिताने के लिए कोई कसर छोड़ नहीं रहा और इसी कारण से सूरज अपने मित्र अजय की खूब प्रशंसा करता है, उसकी बहुत इज्जत करता है और अपने सभी मित्रों में से उसे ही सर्वश्रेष्ठ मित्र मानता है। देखते ही देखते आवेदन का समय पूरा हुआ और अब वो समय भी आ चुका था जब मंत्री पद के प्रबल दावेदार को चुना जाने वाला था। देखते ही देखते वो समय भी आ गया और इसके बाद मंत्री पद के आवेदन के लिए जो परिणाम सामने आए उसे देखकर हर कोई हैरान था। सूरज फूला नहीं समा रहा था क्योंकि उसने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की थी। उस पूरे नगर में कोई भी इतने मतों से नहीं जीता था जितने अधिक सूरज को मत मिले थे। सूरज अपनी इस जीत से बहुत खुश था और वह अपनी इस जीत से फूले नहीं समा रहा था। तभी नगर के सम्राट ने जनता को व्यक्तित्व देने के लिए सूरज को अपने पास बुलाया। सूरज सम्राट के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उसने नगर के सभी लोगों को अपना आभार व्यक्त किया जिन्होंने सूरज पर अपना भरोसा दिखाया था। साथ ही उसने अपने सभी मित्रों को भी इसके लिए संबोधित किया और अपने प्रिय मित्र अर्थात अजय को संबोधित करते हुए कहा, यह जीत मेरे मित्र अजय के बिना संभव नहीं थी। यदि मेरा मित्र अजय मेरे साथ ना होता तो शायद मैं इस मंत्री पद को हासिल न कर पाता। मैं अपने मित्र अजय का बहुत आभारी हूं। यदि किसी को अजय जैसा मित्र मिल जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद सूरज ने अजय की बहुत तारीफ की। जहां पर अजय को कोई नहीं जानता था, अब उसे राज्य का सम्राट और उसे नगर का हर एक व्यक्ति अब जानने लग गया था। नगर की हर एक जनता अब उसे पहचानने लग गई थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और अब सूरज पूरे राज्य के दरबार में मंत्रियों में एक अहम दबदबा रखता था। सम्राट भी उसके विचार और उसकी सलाह के बिना कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेते थे। लेकिन सूरज एक बहुत ही भला इंसान था। वह मन का बहुत ही साफ था, जिस कारण उसने अपने मित्र अजय का साथ नहीं छोड़ा था। वह हमेशा अपने साथ अपने मित्र अजय को अवश्य रखता था और जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता था तो अपने मित्र अजय की भी राय अवश्य लिया करता था। इसी वजह से धीरे धीरे सम्राट की नजर अब अजय पर आ चुकी थी। उन्हें जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता था तो वह अब सूरज से अधिक अजय की फैसले पर यकीन करते थे। लेकिन यह सब कुछ देखकर भी सूरज के मन में कभी भी ईर्ष्या नहीं उत्पन्न हुई, क्योंकि वह अजय को अपना प्रिय मित्र मानता था, जिस कारण वह यह चाहता था कि अजय भी आगे बढ़े, वह भी कुछ अलग करे, वह भी कुछ खास करे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, समय के साथ इंसान बदल जाता है। ठीक यहां पर भी कुछ वैसा ही हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बदलता गया। समय के साथ साथ इंसान भी बदल गया और आज जो अजय सूरज का एक अच्छा मित्र हुआ करता था, उसी ने सूरज को उस गद्दी से हटाकर खुद उस गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। और इस बात से किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि अजय भी बहुत ही चतुर और चालाक था और उसके द्वारा किया गया हर फैसला भी बहुत महत्वपूर्ण होता था। वह ऐसी ऐसी सलाह सम्राट को देता गया जिससे सम्राट उसके प्रति मोहित होते चले गए, जिस कारण एक दिन सम्राट ने सूरज को हटाकर अजय को मंत्री पद के लिए नियुक्त कर दिया। और इस प्रकार अजय के रास्ते की सारी बाधाएं एक ही पल में अपने आप ही खत्म हो गई और अब मंत्री पद पर सूरज की जगह
अजय विराजमान हो चुका था। अब सब कुछ उसके हाथों में था। वो जो भी फैसला करता, सम्राट उसी की बात पर अमल किया करते। लेकिन अजय सूरज की तरह नेक दिल इंसान नहीं था। उसने धीरे धीरे सूरज को अपने आप से दूर करना शुरू कर दिया, उसे राजे दरबार से अलग करना शुरू कर दिया। और देखते देखते ऐसा एक वक्त भी आ गया कि सूरज के लिए अब उस राज दरबार में कोई भी जगह नहीं रह गई थी। सूरज अपने मित्र अजय से राज दरबार में आने की अनुमति मांगता, लेकिन उसे राज दरबार में आने की अनुमति नहीं दी जाती। सूरज ने कई बार अपने मित्र अजय से विनती की, उससे मदद मांगी। इस पर अजय ने उसे कहा, मित्र, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, यह तो सम्राट का फैसला है और सम्राट के फैसले के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर अजय ने अपने मित्र सूरज को वहां से हटा दिया और वह राज दरबार में अंदर की ओर चला गया। और अपने मित्र के मुख से ये सारी बातें सुनकर सूरज पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसके अंदर कुछ भी और पाने की इच्छा नहीं बची थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो राज दरबार के सामने ही बैठ गया, रोने लगा। वह जिसे अपना दोस्त मानता था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। अजय से मिले इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे अपना जीना व्यर्थ लग रहा था और नगर का हर एक व्यक्ति अब सूरज का मजाक बना रहा था। हर कोई उसे मूर्ख तो कोई उसे पागल कह रहा था, हर कोई उसे ताने मार रहा था। लेकिन एक दिन सूरज ने यह तय किया कि वह अब इस नगर में नहीं रहेगा। वह इस नगर से बहुत दूर चला जाएगा, जहां उसे पहचानने वाला कोई ना हो, जहां उसे जानने वाला कोई ना हो, जहां वह बिल्कुल अकेला हो और उसके मन को शांति मिल सके। इतना सोचकर वह अकेला ही निकल पड़ा। वह जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रहा था, उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहते जा रहे थे। उसे अपने मित्र द्वारा दिया गया धोखा बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। वह बहुत परेशान हो चुका था। लोगों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वह बहुत दुखी था। वह चुपचाप रोता हुआ रास्ते में आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसी रास्ते से एक बौद्ध भिक्षु भी गुजर रहे थे। उन्होंने सूरज को देखा तो वे समझ चुके थे कि यह बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और इसके साथ कुछ न कुछ अवश्य बहुत बुरा घटा है। उन्होंने सूरज को पीछे से पुकारा। वे कहने लगे, भंते, मुझे जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? एक बार बुलाने पर सूरज को कुछ नहीं सुनाई दिया, क्योंकि वह तो अपनी सोच में डूबा हुआ था और उसी में मग्न वह आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर जोर से आवाज लगाई, भंते, मुझे जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? इस बार सूरज ने उनकी आवाज सुन ली और वह वहीं पर खड़ा हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति लकड़ी के सहारे खड़ा है। उसके मुखमंडल पर एक अजीब सा प्रकाश है। सूरज बहुत नेक दिल था। वह बहुत अच्छे और साफ विचारों का था। उसने सोचा कि जाने से पहले कम से कम एक बार कुछ अच्छा कार्य तो कर ही लेते हैं। यही सोचकर वो पास ही के कुएं से उन बौद्ध भिक्षु के लिए पानी लेकर आता है। जहां पर वो बौद्ध भिक्षु लकड़ी के सहारे खड़े थे। सूरज ने उन्हें पानी पिलाया और फिर उनसे कहने लगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सूरज से कहते हैं, भंते, तुम कहां जा रहे हो? इस पर सूरज कहता है, मैं नहीं जानता मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं इस नगर को छोड़कर अब हमेशा के लिए जा रहा हूं, जहां मुझे इस नगर की और इस नगर के लोगों की कभी याद न सताए।
इतना कहकर सूरज पीछे मुड़कर फिर से आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु सूरज से कहते हैं, भंते, क्या तुमने निश्चय कर लिया है कि तुम इस नगर को छोड़ ही दोगे? इस पर सूरज कहता है, हां महाराज, मैंने तय कर लिया है। अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यह नगर अब मेरे लायक नहीं रहा। इस नगर के लोग अब मुझे ताना मारते हैं, मुझे खरी खोटी सुनाते हैं, मुझे अपशब्द कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहीं दूर जा रहा हूं, जहां मैं अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सूरज से कहते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले कुछ देर मुझसे बातें कर लो। मैं यहां पर काफी समय से बैठा हूं और मुझे यहां पर कोई भी बात करने वाला नहीं मिला। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत डर सा महसूस हो रहा है। अगर तुम मुझसे कुछ देर के लिए बातें कर लोगे तो मेरा मन हल्का हो जाएगा और मैं अच्छा महसूस कर पाऊंगा। मैं कई दिनों से इसी जंगल में भटक रहा हूं और मुझे आज तक कोई इंसान नहीं मिला। तुम वो पहले इंसान हो जो मुझे इस रास्ते से गुजरते हुए मिले हो। इसलिए मेरी विनती स्वीकार करो। केवल कुछ देर की तो बात है, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम अपनी राह पर आगे जा सकते हो। सूरज बहुत नेक दिल था। वह किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षु के पास बैठ जाता है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, आखिर क्या कारण है जो तुम इस नगरी को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहते हो? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। तभी सूरज अपने ऊपर बीती हुई सारी घटनाएं उन बौद्ध भिक्षु को बता देता है। सूरज पर बीती हुई हर एक बात वो बौद्ध भिक्षु बड़ी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके बाद वह सूरज की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, भंते, तुम तो बड़े नेक दिल हो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन यह संसार तुम्हारे इतना अच्छा नहीं है। इसलिए इस संसार में जीने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, उसके साथ तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। अगर तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान बनकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो तुम्हें एक साधारण इंसान बनकर जीना चाहिए। इस प्रकार तुम अपने जीवन को शांतिपूर्वक और बड़ी ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे। लेकिन यदि तुम्हारे ऊपर किसी पद की जिम्मेदारी है तो उस पद की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल तो करना ही होगा। कभी भी अपने पद की रक्षा हेतु तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना ही चाहिए, अन्यथा तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए जो भी मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। इन बातों को किसी भी व्यक्ति को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि ये बातें किसी दूसरे के साथ हम साझा करते हैं तो उन्हें मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। पहली बात बताते हुए वो बौद्ध भिक्षु सूरज से कहते हैं, कभी भी अपनी योजनाओं को दूसरे के साथ साझा ना करें। हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वो हमारा कितना भी करीबी क्यों ना हो, फिर चाहे वो हमारा कोई मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगे संबंधी ही क्यों ना हो। हमें ये नहीं पता होता कि समय के साथ वो व्यक्ति कितना बदल जाएगा और हमारे रिश्तों में किस तरह से बदलाव आ जाएगा। इसलिए अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी योजना संपूर्ण नहीं होती। और ऐसे में अगर आप अपनी योजनाएं किसी को बता देते हैं तो हो सकता है कि आपको आलोचनाओं का शिकार होना पड़े, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपकी योजनाओं को पूरी तरह से नकार दे, तहस नहस कर दे और आप निराश हो जाएं, हतोत्साहित हो जाएं। जब तक आप अपनी योजनाओं को पूर्ण ना कर लें तब तक अपनी योजनाओं को कभी किसी के साथ साझा ना करें। आगे वो बौद्ध भिक्षु सूरज से अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में कभी किसी से चर्चा ना करें। ऐसा कहा जाता है
कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है और इस दुनिया में जो कुछ भी है वह बाहर नहीं होना चाहिए। घर की लड़ाई, झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ी राहत पहुंचाता हो, लेकिन कई बार यह मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितने ज्यादा लोग और जितने बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। बार बार उन्हीं समस्याओं के बारे में बातें करने से ऐसा भी लगता है कि ये समस्याएं कभी सुलझाई ही नहीं जा सकती। और ऐसे समय पर जो आपका मित्र था और अब आपका दुश्मन है, वो आपकी इन बातों का लाभ उठा सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी निजी जिंदगी और गोपनीय बातों को हमेशा खुद तक सीमित रखना चाहिए। इन्हें किसी के साथ साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे वो बौद्ध भिक्षु सूरज को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, जो कुछ भी सुनो उस पर ध्यान ना दो। हमें कई बार दूसरों की समस्याएं और दूसरों की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। कई बार हम बिना चाहे भी इन बातों को सुनते हैं और ना चाहकर भी हम इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं, हर सुनी सुनाई बातों पर प्रतिक्रिया देना अच्छी बात नहीं। इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, खासकर तब जब बात नकारात्मक हो। इससे हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। दूसरे के नकारात्मक बातों में अपनी ऊर्जा लगाने से अच्छा है कि हम सही चीजों में अपनी ऊर्जा खपाएं। नकारात्मक ऊर्जा के साथ घर पहुंचना भी अच्छी बात नहीं होती। अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य की। इसलिए ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए और नकारात्मक विचारों को अपनाने से अच्छा है कि हम सकारात्मक नजरिया अपनाएं, सकारात्मक सोच अपनाएं, सकारात्मक लोगों को अपनाएं। आगे वो बौद्ध भिक्षु सूरज को चौथी बात बताते हुए कहते हैं, अपनी उदारता काबू में रखो। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की सेक ही बगाड़ते हैं तो इससे बुरा और कुछ नहीं है। इससे आपका मजाक बनाया जा सकता है। इससे आपको लोग मूर्ख और पागल भी समझ सकते हैं। अपनी उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी नहीं करना चाहिए। आपने तो ये सुना ही होगा, नेकी कर और दरिया में डाल। अर्थात यदि आप एक हाथ से नेकी कर रहे हैं तो यह बात दूसरे हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए कभी भी अपनी उदारता काबू में रखनी चाहिए। लोगों के सामने इसकी सेक ही बघारने से अच्छा है कि आप शांत रहें, चुप रहें और मन ही मन इस चीज का आनंद उठाएं। आगे वो बौद्ध भिक्षु सूरज को अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपने साहसिक कार्यों की बातें नहीं करें। अगर आप बहुत ही साहसिक किस्म के हैं, आप में बहुत हिम्मत है और आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, या फिर आपने कोई सराहनीय काम किया है, तो इसे हवा और समय पर छोड़ दो। वे आपकी यश कीर्ति खुद ही फैला देंगे। आपको दूसरों से ये सारी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये सारी बातें किसी से भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप ये सारी बातें किसी के साथ साझा करते हैं तो वह आपको मूर्ख और पागल ही समझेगा। वह तो यही समझेगा कि आप कितने बड़बड़ी हैं जो अपने मुंह से ही अपना बखान कर रहे हैं, जिस वजह से आप उनकी नजरों में अपना वो सम्मान भी खो देंगे जो आप उनकी नजरों में रखते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु सूरज को अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कभी नहीं बांटें। आध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने मन के भीतर रखना चाहिए। यह एक अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से छुपा कर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नजरिया, आध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नजरिया अलग होता है। और जब हम ये सारी चीजें किसी के साथ साझा करते हैं तो उनके लिए उनका नजरिया ज्यादा मायने रखता है और वो आपको दोषी ठहराते हैं। वो आपकी बातें स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी नजरों में वो सही हैं और आप गलत हैं, और वह किसी तरह से भी
आपको गलत ठहराकर अपनी बात मनवाने में लगे रहेंगे। और ऐसे समय पर आप भी यही कोशिश करेंगे कि आप भी अपनी बात उनसे मनवा कर रहें, लेकिन ऐसा करके आपको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आपका समय व्यर्थ ही नष्ट होगा और आप बेवजह की झकझक में फंस जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप अपने ज्ञान को अपने भीतर रखें। जो आप जानते हैं वो आपके लिए सही है, और जो व्यक्ति वह जानता है वो उसके लिए सही है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और सूरज को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपनी नगरी की ओर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इस एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।